तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन की मूल्यता क्या है और साथ ही साथ ये भी जानने की चेष्टा करी एक्सक्यूज मी शिट सॉरी तो ये भी जानने की चेष्टा करी कि ऑब्जर्वेशन की जो भूमिका है या ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना आवश्यक है हमारे लिए। और गुरुओं ने जितने भी आज तक पैदा हुए, इनफैक्ट प्रेजेंट में जितने भी गुरुज़ हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन पे कोई स्ट्रेस नहीं देता, और मेरे पूरे पॉडकास्ट का जो अधिष्ठान है वही ऑब्जर्वेशन है। अगर आप देखें तो जो भी मैं आपको रिसर्चेस बताता हूँ, जो उदाहरण मैं देता हूँ, वो सब कुछ मैं ऑब्जर्वेशन से ही बताता हूँ। जो भी उदाहरण आज तक मैं देता हूँ वो सारे मॉडर्न ज़माने के उदाहरण हैं, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे नया कंटेंट मिल रहा है और वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये उदाहरण कहीं आपको मिलेंगे ही नहीं। और एक सबसे बड़ी जो महत्वता है जिसको आप सबको स्मरण करना है, इसको स्मरण रखिएगा कि जो व्यक्ति नए उदाहरण नहीं दे रहा है और पुराने रटे हुए उदाहरण ओशो के, कृष्णमूर्ति के दे रहा है, वो व्यक्ति सीख नहीं रहा है। ये एक सबसे बड़ा संकेत होता है, लक्षण होता है कि कोई व्यक्ति सीख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है और वो सीख रहा है। मेरे लिए जीवन में अगर आप पूछे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ क्या है, वो है सेल्फ ग्रोथ, यानी स्वयं की वृद्धि जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं साइड टू साइड अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जो ड्रीम है वो परस्यू कर रहा हूँ। संगीत मेरा एक पैशन है, वो मैं देख रहा हूँ। लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो तो कहीं आत्मज्ञान की, कहीं इसकी बात ही नहीं होती कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या दुख जो है वो मुझे इस वजह से होता है बिकॉज मेरे अंदर तृप्ति नहीं है। कहीं इसकी बात ही नहीं होती। सब यही बात करते हैं कि द आंसर इज़ द वर्ल्ड, द आंसर इज़ द वर्ल्ड। मतलब क्या, जो उत्तर है अपने दुखों का वो दुनिया है। मतलब क्या, दुनिया में चीज़ें इकट्ठे करो, शादियाँ करो, सच्चा प्यार करो, सेक्स करो, नई नई औरतों के साथ घूमो, नई नई गाड़ियों में घूमो, राजसिक रस लो। राजसिक रस मतलब पता है ना आप लोगों को, तो वो लो, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा गाना है, अपना पता मिले या खबर यार की मिले, दुश्मन को भी ऐसी सज़ा प्यार की ना मिले। उनको खुदा मिले, उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश है। मुझको तो बस सनम का प्यार मिले। मतलब वो क्या कह रहा है कि, और ये गाना है ये दुनिया है महफिल, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसमें ये एक अंतरा आता है, और मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसमें एक अंतरा है, यही अंतरा है, अपना पता मिले या खबर यार की मिले,
दुश्मन को भी ऐसी सजा प्यार की मिले, कोई ऐसे ही था, क्या प्यार की ना मिले, उनको खुदा मिले, है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको तो बस एक नज़र प्यार की मिली, कुछ ऐसे ही है। और आई वॉज जस्ट थिंकिंग इनटू दैट कि ये लाइन कैसे लिखी होगी कि उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश है, मुझको तो बस सनम का प्यार मिले। और मैं सोच रहा था, मेरे अंदर क्वेश्चन उठा कि यार ये इतना पुराना गाना है, रफ़ी साहब ने गाया है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आई वॉज थिंकिंग यार ये क्यों लिखी, ये लाइन क्यों लिखी है कि उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश है, उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश है, हमें ना मिले, हमें तो सनम मिले। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड गोइंग डीप इनटू दैट एंड देन इट गॉट मी, मुझे पता चल गया एक्चुअली पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा उस वक्त जो था और ज़्यादा था कि अध्यात्म की तरफ जाओ, भगवान को पाने की चेष्टा रखो। तो जो शायर है जिसने लिखा हुआ है गाना, जो लेखक है इस गाने का, वो उसी फ्रस्ट्रेशन को जो ये लोग रीइंफोर्स करती है दुनिया कि भगवान की तरफ जाओ, भगवान के पास जाओ, खुदा के पास जाओ, खुदा को ढूंढो, भगवान को ढूंढो, उससे सुख मिलेगा। तो वो उसी को कह रहा है क्योंकि इतना वो ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसको लड़की नहीं मिल रही है, उसको सनम नहीं मिल रहा, कि वो व्यक्ति ये कह रहा है अपने गाने में कि मुझे ये सब सल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे सनम चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। और ये इस वजह से लिखा है क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा जो सल्यूशंस थे वो बहुत कम थे। अभी जो सल्यूशंस है वो बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया है, बहुत सल्यूशन है, मूवी देख लो, ये देख लो, वो देख लो, बहुत सारे सल्यूशंस आ चुके हैं अपने आप को एंटरटेन करने के, रस पैदा करने के माइंड में। उस वक्त उसने उस फ्रस्ट्रेशन में बोला कि उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश, मुझे तो खुदा की तलाश नहीं है। एनीवे, सो आज का जो विषय है वो ये है कि जो ब्रह्म है उसकी विद्या लेने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा जब तुम मरने के बाद ब्रह्म ही बनने वाले हो। भाई एक, आप इसको कभी सोचा आपने, एक टेररिस्ट है, वो टेरर फैलाता है, वो मरा, ब्रह्म बन गया। एक संत है, वो मरा, ब्रह्म बन गया, मतलब शरीर हट गया, ब्रह्म बचा। तो क्या फायदा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग आत्मज्ञान जब अल्टीमेट रियलिटी है, जो प्योरिटी है, उसमें ही हमें जाना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भटक गए, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स भटक गए, यूट्यूब गुरुस। उन्होंने क्या कह दिया कि ब्रह्म बचेगा मरने के बाद। ठीक है, तो एक काम करो, कोटा में जो लड़के सुसाइड करते हैं उनको मत रोका करो। भाई जब, एक बात आप मुझे बताइए, सिंपल सी चीज़ है कि जब आपको मरने के बाद आप ब्रह्म, हाँ ब्रह्म बनेंगे, आपको ये पता है? हाँ हमको पता है, आपको पता है ना कि आप ब्रह्म बनने वाले हो, तो अभी क्यों नहीं मर जा रहे हो? सिंपल सी चीज़ है ना।
मतलब जैसे कोटा में कोई सुसाइड करता वो भी ब्रह्म बन गया, आप 90 साल के 99 साल की उम्र में 100 साल की ज़िंदगी जी के मरे, आप भी ब्रह्म बने। कोई कोटा में गया सुसाइड कर लिया, कुछ किसी का IPS IAS नहीं निकला उसने सुसाइड कर लिया, SSC की तैयारी कर रहा था मर गया, आप भी मर जाइए, अभी मर जाओ इमीडिएटली, क्या दिक्कत हो गई? जब आपको बनना ही ब्रह्म है मरने के बाद, यानी शुद्ध चैतन्य आत्मा आपको बनना है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि भोग विलास इंद्रिय तृप्ति मत करो? फिर तो करो जितना मर्जी करना है अय्याशी, जितनी मर्जी अय्याशी करनी है करो, क्या दिक्कत हो गई? गांजा पियो, चरस पियो, यौन संबंध बनाओ सबके साथ, अनेकों स्त्रियों का भोग करो, वैश्या कोठे पे जाओ, जाओ करो, क्या हो गया? क्योंकि भाई मरने के बाद तो वही बनना है और मुझे भी वही बनना है, आपको भी वही बनना है, तो मेरे और आपके कर्म में कोई फर्क है? इस कर्म का क्या, अच्छे कर्मों का क्या फल है? बुरे कर्मों का भी वही फल है, अच्छे कर्मों का भी वही फल है। शुद्ध चैतन्य आत्मा कॉन्शियसनेस बसती है मरने के बाद, तो क्या फल हो गया? क्या जरूरत है ये सब करने की? एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अपनी आत्मज्ञान में निकाल देता है और एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अपनी कोठा शराब में निकाल देता है, वैश्याओं के साथ वैश्यागर्दी करता है, उसमें और आप में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके एंड डेस्टिनेशन तो एक ही है। आप भी पवित्रता में जा रहे हो, वो भी पवित्रता में जा रहा है। एक व्यक्ति है कोठा में जाता है, सुसाइड कर लेता है कोठा में। एक व्यक्ति है उसका UPSC नहीं निकल रहा, उसने सुसाइड कर लिया। एक आदमी ट्रेन के नीचे गिर के मर गया, वो भी शुद्ध चैतन्य आत्मा बन गया। तो क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या जरूरत है? कौन सा जीवन? ऊपर से आप कहते हो जीवन अच्छा कौन सा होता है स्पिरिचुअलिटी से? तो ठीक है भाई, स्पिरिचुअलिटी जीवन अच्छा नहीं होता तो स्पिरिचुअलिटी करने की जरूरत ही क्या है? यही करो, भोग विलास इंद्रिय तृप्ति। इसके बारे में चिंतन करिए। आप सोचिए कि आप इतने अच्छे कर्म क्यों कर रहे हैं जब आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कॉन्शियसनेस ही है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स? व्हाई नॉट बैड हैबिट्स, व्हाई गुड हैबिट्स? व्हेन यू आर टेलिंग, जब आपने क्लेम कर दिया, आपने फैसला सुना दिया, आपने वर्डिक्ट दे दिया, वो वर्डिक्ट क्या दिया आपने? वो फैसला क्या सुनाया आपने? आपने कह दिया कंटिन्यूएशन नहीं है। मतलब क्या? जैसे ही शरीर जलेगा ब्रह्म बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो मर्जी है वो करो, क्योंकि आपको भी पवित्रता में जाना है। एक वैश्या है, उसको भी पवित्रता में जाना है। एक आतंकवादी है, उसको भी पवित्रता में जाना है। एक रेपिस्ट है, उसको भी पवित्रता में जाना है। सबको पवित्रता ही में जाना है, तो क्या दिक्कत है? आप सुसाइड कर लो, अभी इसी वक्त पवित्रता में चले जाओगे। प्योर कॉन्शियसनेस। संदीप महेश्वरी जाके पूछो, सर हम सुसाइड करने वाले, कोई दिक्कत नहीं, मर जाओ, अभी ब्रह्म बन जाओगे। सर अभी सुसाइड कर ले, हाँ हाँ बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्म। इमीडिएटली प्योर कॉन्शियसनेस बचेगी और कुछ थोड़ी बचेगा। कुछ होता ही कहाँ है? कुछ नहीं होता। तो अगर आप इस एनालॉजी से चलते हैं तो अब आपके पास दो विकल्प है, या तो मेरी बात मानो जो मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आप उसके ऊपर बंदूक चला रहे हो, जैसे आप संदीप के साथ करते हो कि आपका संदीप के साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा है, तो आप कहोगे नहीं वो सही है। और अगर आपको मेरे से ज़्यादा प्यार है तो आप कहोगे मैं सही हूँ। और अगर आप कहोगे आचार्य प्रशांत से और
ओशो से ज़्यादा प्यार है आपको, तो आप कहोगे वो सही है। इन चारों विकल्पों में, इन चारों ही मार्गों में सत्य के निकट तो आप नहीं हो, सत्य से बहुत दूर हो। चाहे मेरी बात मानो, चाहे किसी और की बात मानो, चाहे किसी और की बात मानो, क्योंकि मानने और जानने में फर्क होता है। ये मानना कि कंटिन्यूएशन नहीं है, यह भी आपको सत्य के पास नहीं पहुंचाएगा, और ये मानना कि कंटिन्यूएशन है, यह भी आपको सत्य के पास नहीं पहुंचाएगा। आप शुरू से घोंचू रहे हो और आपको लोग घोंचू बनाते चले आ रहे हैं। लोग आपका ट्रस्ट जीतते हैं और फिर लोग वर्डिक्ट सुनाते हैं, ये होता है, ये नहीं होता है। शुरू से आपकी यही प्रथा रही इस देश की। इस देश में 95% लोग भावनात्मक हैं। इससे अच्छा मुझे यूएस की ऑडियंस लगती है। एटलीस्ट वहाँ पे 70% लोग, तो 30% लोग भावनात्मक नहीं, लॉजिकल है। यहाँ पे तो 95% लोग भावनात्मक निर्णय लेते हैं, रैशनैलिटी से नहीं लेते। तर्कवाद है ही नहीं। तर्क मत करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो लोगों के साथ, ट्रस्ट बिल्ड करो। उस ट्रस्ट को जैसे आप जीतोगे, मैं वर्डिक्ट सुनाऊंगा आपको, मैंने फैसला सुनाया, कंटिन्यूएशन होता है। फिर एक आदमी आएगा, कंटिन्यूएशन नहीं होता, भ्रम बसता है, और आप सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हो बैठ के। मेरे को सुन रहे हो नौटंकी कर रहे हो, किसी और को सुन रहे हो नौटंकी। आप कहीं किसी, आपका जो अल्टीमेट एजेंडा है वो होना चाहिए कि मैं सत्य के निकट कैसे पहुंचूं। लेकिन सत्य के निकट क्या, सत्य से तो आप बहुत 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 ज्यादा दूर हो। ये ईगो सेटिस्फैक्शन गेम है कि वो सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, लड़ाई करो आपस में। और इसी वजह से मैंने लास्ट जो पॉडकास्ट किया वो इसी वजह से किया, बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है आपको समझ में नहीं आएगी तो आप काहे के आप खोजी हो, आप क्या खोज रहे हो। ऑब्जर्वेशन ही नहीं समझ में आई आपको तो आपको क्या समझ में आया। जो भी मैं बात कह रहा हूं, जो भी कोई भी बात कह रहा है, जो भी उपनिषद बात कह रहे हैं, उन बातों को अपने अंदर देखो। अगर ब्रेन की बात हो रही तो ब्रेन में झांक के देखो, शरीर की बात हो रही शरीर में, संसार की बात हो रही संसार में झांक के देखो, तब जाके तुम्हें यकीन होगा। मेरे प्यारे घोंचुओं, तब जाके तुम्हें उस पे आस्था आएगी, विश्वास आएगा, तब तुम जानोगे, तब मानना नहीं है। और अगर तुमने भगवत गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ा और सिर्फ तुमने स्मरण कर लिया, स्मरण करना मल मूत्र के बराबर है, क्योंकि वो जो डेटा आया वो डेटा आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण यानी थ्योरेटिकल नॉलेज, और वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे सत्य के निकट नहीं पहुंचोगे। तुम्हें ऐसा आभास होगा कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें नहीं होगा। जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे, हमें नहीं मर रहा है सर, सर हमें नहीं मरना, हम तो नाटक कर रहे थे सर, सर हम तो नाटक कर। जब परीक्षा की घड़ी आएगी ना, अल्टीमेट जब दुख आएगा, 2020 की बात है, मुझे लगा कि मैंने मृत्यु को जीत लिया है। कोरोना पीक 1 आया, मेरे कोरोना हुआ, और मुझे उस वक्त लगता था, मैंने कहा मृत्यु को मैंने जीत लिया है, अब मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। एक मेरा स्टूडेंट प्रतीक भी है, उस वक्त वो भी कहता था, उस वक्त नहीं उसके 2 साल बाद, कहता है भैया मैं 17 साल का हूँ, मैंने मृत्यु को जीत लिया, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं। अब मृत्यु मेरे लिए बाएं हाथ की खेल है, बाएं हाथ का खेल है सर, फियर ऑफ डेथ। और मेरे साथ भी यही था 2020 में, मैंने कहा मैंने जीत लिया। कोरोना आया, आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज सिटिंग इन माई बालकनी अलोन, आई कांट ब्रीथ, आई वॉज क्रेविंग फॉर ऑक्सीजन,
एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड समथिंग दैट कि अभी बहुत दूर हूं मैं इन सब चीज़ों से। जब परीक्षा की घड़ी आएगी, जब दुख आएगा, चाहे वो मृत्यु का भय हो, अगर वो ना भी हो, और भी दुख होते हैं कि सब कुछ छोड़ के, सब कोई छोड़ के चला गया, अब आपकी स्ट्रांग फाउंडेशन है तो वो दिख जाएगी। तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी तब तुम्हारे उपनिषद काम नहीं आएंगे, तुम्हारी भगवत गीता काम नहीं आएगी, तुम्हारी अष्टावक्र गीता काम नहीं आएगी, तुम्हारे संदीप महेश्वरी काम नहीं आएंगे, तुम्हारे आचार्य प्रशांत काम नहीं आएंगे। तब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन काम आएगी। वहां पर यह काम आएगा कि तुमने देखा है या सुना है, क्योंकि देखने और सुनने में फर्क है। अगर तुमने देखा है तो तुम कहोगे भाई ये सत्य है, अब ये सत्य बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया तुमको। लेकिन अगर तुमने सुना है तो तुम्हें आगम प्रमाण है, प्रमाणित बातें करते हो। यानी मैंने कुछ बोला और तुमने रट्टू तोतों की तरह रट लिया और ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझी और क्वेश्चनिंग की बात कर रहे हो। पता नहीं कहां से डाल दिया किसी ने कि क्वेश्चनिंग करो। क्वेश्चनिंग कैसे हो, जो ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगी तो क्वेश्चनिंग कैसे होगी? जवाब यही नहीं 2020 में जब मेरी सांसें नहीं आ रही थी तब मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन आया कि भाई मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं हूं। फियर ऑफ डेथ तो बहुत स्ट्रांग हो रखा है मेरे अंदर। उस दिन से मैंने ये खोज किया, मैंने डिस्कवर किया कि सबसे बड़ा जो कॉन्करिंग या जीत जो होती है वो होती है फियर ऑफ डेथ पे, यानी जीवन। और फियर ऑफ डेथ होता क्यों है? आपको डेथ का फियर नहीं है। आप क्या ये सोचते हो कि अरे यार मैं मरूंगा तो मुझे दर्द होगा? आप ये नहीं सोचते हो। आप ये सोचते हो अरे यार मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे सपने हैं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूंगा, अरे मेरे बच्चे हैं वो क्या करेंगे। आप जीवन के लिए किलस रहे हो, आपको जीवन से राग है, जीवन का आकर्षण है तुम्हें। जीवन की वासना है तुम्हारे अंदर। डर मरने का नहीं है, डर खोने का है। जीवन का डर है घोंचुओं, मरने का डर नहीं है। पूरा दिन तुम लोग का दिमाग सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ों में लगा रहता है। और मैं घोंचू बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे ही पॉडकास्ट स्टार्ट होगा आपका सारा ध्यान जो है वो अल्टीमेट एजेंडा पे लग जाएगा जो आपका होना चाहिए। पॉडकास्ट ख़त्म होते फिर आप भटक जाते हो। इसीलिए लोग मेरे से ईमेल करते हैं, सर पॉडकास्ट मत रोकिएगा सर प्लीज़। सर स्वतंत्रता की कहीं बात ही नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं। तुम लोग 1947 में तुम लोग शारीरिक तौर पे स्वतंत्र हुए हो, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर पे स्वतंत्र हुए हो। मानसिक तौर पे तुम गुलाम हो आज भी। मानसिक स्तर पे तुम सब गुलाम हो अपने मन के। ब्रिटिश चला गया, मन छोड़ गया। और मन को जीतने के लिए भारतवर्ष जो है उसमें इतने सारे ग्रंथ हैं, उसका उपयोग ही नहीं है। लोग बातें करते हैं कि लीगल कर देना चाहिए कोठे को इंडिया में, गांजा लीगल करो, पोर्नोग्राफी लीगल करो। अबे क्या करोगे, कितनी बार करोगे? तुमको अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या? कै बार करोगे भाई? कितनी बार करोगे एक ही चीज? कब तुमको समझ में आएगा?
वही तुम्हारा मिशनरी पोजीशन, डॉगी स्टाइल कब तक करते रहोगे? समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों नहीं समझ में आ रहा? ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन ही नहीं है भैया। उनको लगता है संसार को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो संसार का। मतलब क्या, एक लड़की आ गई और लड़कियां लेके आओ, एक कार आ गई और कार लेके आओ, गुणा कर रहे हैं संसार को, जबकि संसार का सब्सट्रैक्शन करना है। संसार का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, संसार का सब्सट्रैक्शन करना है कि भाई आपने चूसा फेंका, चूसा फेंका। तो वही है, एक्सपीरियंस करो, चूसो फेंको हटाओ। लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मार्केटिंग में एक बात कहते हैं, जो विषय है उसकी एक ऑडियंस होती है। अरे बाप रे बाप, इतनी खतरनाक डिस्कवरी है ना, आप लोग हिल जाओगे। हम लोग स्पिरिचुअलिटी को मैंडेटरी करना चाहते हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष में। हम चाहते हैं युवाओं में स्पिरिचुअलिटी आए, अध्यात्म आए। उससे क्या हो, युवा जो है वो भोग विलास इंद्रिय तृप्ति से अपने दुखों का निवारण करेगा। मार्केटिंग क्या कहती है, जो कि मार्केटिंग सत्य कहती है हमेशा। मार्केटिंग ये कह रही है, जो सेल्स साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि हर एक विषय की एक ऑडियंस है। मतलब ये कि ये एक सत्य है कि आप किसी टॉपिक पे बात करोगे तो उसकी एक ऑडियंस है। आप उस टॉपिक को यूनिवर्सल नहीं कर सकते हो। वो विषय जो है वो पूरे की पूरी कंट्री में नहीं फैला सकते। एक सेगमेंट है जिसे आप लोग सुनते हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो स्पिरिचुअलिटी में, बहुत सारे लोग नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने ये सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है। अब भाई मैं आपसे कहूँ गिटार सीखो, गिटार सीखो, गिटार सीखो, आपको पागल होगे, मुझे नहीं सीखना गिटार, जबरदस्ती गिटार सिखाओगे क्या? वही चीज़ है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए है ही नहीं। सो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये क्लियर किया कि ऑब्जर्वेशन की महत्वता क्या है, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो आपको हमेशा यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि यकीन है, आपको ऐसा भासेगा, आभास होगा आपको कि यकीन हो रहा है, कि आस्था है, विश्वास है, आपको जान गए हो आप कि उन्होंने बोल दिया, फलाने सब यूट्यूबर ने बोल दिया, वो तो बहुत बड़े हैं। अब आपको हाँ मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है कि तुम ब्रह्म हो? लोग कहते हैं आप मिस्टिकल बातें मत किया करिए। ठीक है, नहीं करेंगे। फिर वही आदमी कहता है कि हम कॉन्शियसनेस है। अरे इससे बड़ा मिस्टिसिज्म क्या हो सकता है? आप कह रहे हो मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इससे बड़ा मिस्टिसिज्म तो कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा चमत्कारी बातें तो हो ही नहीं सकती। रीइंकार्नेशन तो बेकार हो गया इसके आगे सब। भाई आप कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूं, क्या प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण है? तो लोग मेरे से कहते हैं कि मिस्टिसिज्म मत। अरे ठीक है, मिस्टिसिज्म नहीं बात करें, ठीक है। आप क्या कह रहे हो? आत्मा बताओ, प्रूव करो। आपके डीपी पे हनुमान जी की पोस्टर लगा हुआ है, बजरंगबली का पोस्टर लगा हुआ है, क्या प्रमाण है? भगवान शिव की पोस्टर लगा है, भगवान गणेश जी का पोस्टर, क्या प्रमाण बताओ? प्रमाण है? तो कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? इसका चिंतन करें। मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा। इसका चिंतन करें कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। इससे बड़ा मिस्टिसिज्म क्या होगा? क्या साइंटिस्ट ये कह रहा है कि आप आत्मा हो? नहीं, साइंटिस्ट तो नहीं कहता है। तो साइंटिस्ट नहीं कहता है तो साइंटिस्ट तो ये भी नहीं कह रहा रीइंकार्नेशन होता है। हाँ, नहीं कहता
तो वहां आप कहते हो साइंटिस्ट 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 साइंटिस्ट, और जब बात होती है ब्रह्म होने की तो आप कहते हो नहीं नहीं साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट तो ब्रह्म तो होता है। साइंटिस्ट कहीं ना कहीं हम तो मानते। क्यों मानते हो भाई? आपको मन होता है? हाँ होता है, चलो हम देख सकते हैं मन को। बुद्धि होती? हाँ बुद्धि को भी हम देख सकते हैं। देख क्या? अंदर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऊर्जा होती है? हाँ होती है। साइंटिस्ट कहेगा, साइंस कहेगी हाँ, विज्ञान कहेगा हाँ होता है। मन कहता, विज्ञान कहता होता है। शुद्ध चेतन आत्मा, विज्ञान कहता हमें नहीं पता, अभी नहीं पता हमें कुछ। एटम होता, हाँ वो पदार्थ होगा। तो इससे बड़ा मिस्टिसिज्म कि मैं ब्रह्म हूं तो हो ही नहीं सकता। आप मुझे यह साबित करिए ना कि आप ब्रह्म हैं। रीइंकार्नेशन गया भाड़ में। ग्रंथों में लिखा हुआ है। लोग फिर वही कहते हैं कि ग्रंथों में लिखा है, इधर लिखा है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, यहाँ लिखा वहाँ लिखा। अरे लिखा तो बहुत कुछ हुआ है। लिखा तो तंत्र भी हुआ, तो क्या करें, तंत्र मारने लगोगे? लिखा तो ये भी था कि महाभारत की कहानियों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। कितना मिस्टिसिज्म लिखा हुआ है महाभारत की कहानियों में। पूरे महाभारत में मिस्टिसिज्म है, तो क्या करें? कैसे करोगे भैया? क्या करोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। पागल हो चुके आप लोग। कंफ्यूजन की सीमा क्रॉस हो चुकी है। लिखा विखा हटा दो, वीडियो हटा दो, गुरुओं को हटा दो। उन्होंने बोला, अरे हटाओ यार। उन्होंने क्या बोला? आपने देखा है कि आप ब्रह्म हो? नहीं सर, हमने तो नहीं देखा अभी तक। तो क्यों मान रहे हो? सर आपने तो पूरे के पूरे पेज ढीले कर दिए। करेंगे ही करेंगे। जब आप प्रश्न उठाओगे तो मैं भी तो प्रश्न उठा सकता हूं। प्रश्न उठाने में कोई वो नहीं है। प्रश्न उठाना एक अच्छी चीज है, लेकिन प्रश्न का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य जिज्ञासा नहीं है, वो उद्देश्य इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आप प्रश्न इसलिए उठा रहे हो क्योंकि आप मेरे को गलत साबित करना चाहते हो, और इस उद्देश्य से अगर आप प्रश्न उठाओगे तो मैं आपकी पैंटी उतार दूंगा। बिकॉज उद्देश्य आपका है कि आपको मेरे को गलत साबित करना है। प्रश्न उठाओ। प्रश्न का उद्देश्य क्या है? किस लक्ष्य से प्रश्न उठाया जा रहा है? कई बार मैंने ऐसे डिस्कशन में पढ़ा, ऐसे लोगों के साथ मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी। अल्टीमेटली आखिरी में वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। तो प्रश्न ही क्यों उठा रहे हो जब तुम्हारे पास ऑलरेडी उत्तर था कि हमें लगता है कि नहीं होता? पता नहीं क्या रीजन है आपका, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो प्रश्न उठाने का उद्देश्य ही क्या हुआ? प्रश्न उठाने से पहले हमेशा ये होना चाहिए कि आप न्यूट्रल रहो, कि भाई कहो कि हाँ मुझे नहीं पता है, ये मत कहो कि मुझे पता है। अगर आप कहोगे पता है और फिर प्रश्न उठाओगे तो आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे इनको गलत साबित करना है, जो कि आप कर नहीं सकते मुझे। क्योंकि जैसे ही आप मेरे को गलत साबित करोगे, जो भी आप जानते हो उसको मैं गलत साबित कर दूंगा। जो भी आप सोचते हो अभी तक आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जो भी भगवत गीता में लिखा है, सब पे प्रश्न उठता है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है ब्रह्म को। सब पे प्रश्न उठता है, महसूस तक भी नहीं किया है। लोग कहते हैं हमने भगवान को महसूस किया है, देयर इज समथिंग हैपनिंग। ब्रह्म को तो महसूस भी नहीं किया आपने।
भगवान को तो फिर भी आप एक क्षण भर के लिए मान सकते हो, ब्रह्म को क्या आप खाक महसूस करोगे? हमने महसूस किया है सर। क्या महसूस किया? जो भी महसूस किया वो आपके हार्मोन्स हैं। तो आपके प्रश्न उठाने का उद्देश्य ये होता है कि मैं इनको गलत साबित करना चाहता हूं। आपको पहले से ही आपका एजेंडा फिक्स है कि मैं नहीं मानूंगा पर मैं प्रश्न उठाऊंगा। ये गलत है। ये सही तरीका नहीं इन्वेस्टिगेट करने का। इन्वेस्टिगेशन से पहले न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि भैया मैं ये जान चुका हूं, मान नहीं जान चुका हूं कि भूत प्रेत नहीं होते। मैं ये जान चुका हूं। और संदीप महेश्वरी ने कई बार ये बोला है भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते। उसका सबसे बड़ा जो अधिष्ठान है वो इस वजह से है क्योंकि उनको लगता है रीइंकार्नेशन ही नहीं होता। जब रीइंकार्नेशन नहीं होगा तो भूत कहां से आएगा? अगर आप अपने आप को बहुत ही तर्कवान समझते हो, बहुत ही लॉजिकल कहते हो, मैं बहुत लॉजिकल हूं, तो उस लॉजिक से आप लॉजिक की लिमिटेशन भी देख सकते हो। आप लॉजिक को एनालाइज कर सकते हो उसी सेम लॉजिक से कि जो कुछ भी आपके इंटरप्रिटेशंस हैं संसार को लेके, वो पांचों इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसी के बेस पे है। जो भी आप कहते हो, जो भी आप क्रिएट करते हो, उसको जिसको आप क्रिएटिविटी बोलते हो, वो नॉलेज का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। दैट्स इट। आपने आज तक देखा ही नहीं है भूत प्रेत, तो आप ये कह रहे हो भूत प्रेत नहीं होता है। जैसे एलियन को कहते हैं लोग कि एलियन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते, कहते हम नहीं मानेंगे। तो इस वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन तो होता नहीं होगा, तो ये भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मरने के बाद तो ब्रह्म बचता है। ठीक यार, मतलब मेरा कल को अगर बच्चा पैदा होता है वो बैंक की तैयारी कर रहा और मर गया तो मैं खुश होना चाहिए मुझे कि अरे ब्रह्म बन गया, कोई दिक्कत नहीं। एक आतंकवादी मर गया, ब्रह्म बन गया। जिसको मारा वही ब्रह्म बन गए। शरीर हट गया, ब्रह्म बचा। शरीर हट गया, ब्रह्म बचा। यही थ्योरी, और कोई थ्योरी नहीं इनके पास। शरीर हट गया, कॉमन कॉन्शियसनेस बची। जबकि उनको यही नहीं समझ में आया कि आप एक एक्सट्रीम स्थूल यानी एक्सट्रीम सटल यानी सबसे बेस रियलिटी क्या है, वो है ब्रह्म। और सबसे बड़ा ग्रॉस एलिमेंट क्या है, वो है एक ब्लैक होल। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो ब्लैक होल होता है। उस ब्लैक होल का नाम है आई थिंक एक स्टार है स्टीफेंसन 12b करके, कुछ समथिंग लाइक दैट। वो एक बहुत बड़ा स्टार है, अरबों खरबों गुना ज़्यादा बड़ा है वो सूरज से। इतना बड़ा है कि वो यहाँ से दिखता है, धरती से दिखता है टेलीस्कोप से, बहुत दूर है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। वो सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे छोटी चीज़ क्या है, ब्रह्म है। देखो कंट्रास्ट देखो। अब ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो कि सबसे सटल है और जो शरीर है जो कि स्टीफेंसन 12b की तरह है, जो कि सबसे बड़ा स्टार है, उसके बीच में कुछ है ही नहीं। कोई भी चीज एक्सट्रीम सटल से एक्सट्रीम ग्रॉस कैसे बन सकती है, कैसे बन जाएगी? आप सोचो, पार्टिकल से सीधा, भाई वेव है, वेव से पार्टिकल आया। एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं डार्क एनर्जी, जो कि स्पेस में 75% 95% स्पेस में जो एनर्जी डार्क मैटर है। डार्क मैटर को अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया। इसके बारे में अध्ययन करें आप लोग। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में 95% डार्क मैटर है। उसको अभी उसकी जो नेचर है, उसका जो क्वालिटी है, वो समझ नहीं पा रहे लोग। चक्कर क्या समझ नहीं आ रहा।
तो अब वो भी तो आ गया बीच में, उसमें तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, या पार्टिकल है तो इतना डार्क है कि दिखता ही नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हैं वैज्ञानिक कि ये डार्क मैटर क्या है। थ्योरीज है बहुत सारी, और हमारे सनातन संस्कृति में डार्क कलर को बहुत ज्यादा माना जाता है, यानी ब्लैक कलर। हमारे यहां ब्लैक कलर को बोलते हैं महाकाल या काल। उसी काल से काली निकली है, जो कि स्पेस एंड टाइम को डिनोट करती है। उसी काल से आपका शिवलिंग बना है, जो कि काला है। वो सब काल को, सिर्फ डार्क मैटर को डिनोट कर रहा है कि डार्क मैटर। सनातन धर्म में डार्क को यानी ब्लैक को बहुत ही ज्यादा महत्वता दी जाती है। भैरव, भैरवी, काली, शिव, ये सब डार्क जोन से निकले। शिवलिंग भी अगर आप देखेंगे तो सफेद शिवलिंग जो है वो बहुत कम है। काले शिवलिंग जो है, जो शेष नाग है, उसको भी काला बोला गया है। वो भी काला है, नाग भी काला है। और काले नाग की पूजा होती है, हरे नाग की या सफेद नाग की पूजा नहीं होती। कुछ मैसेज है जो दिया जा रहा है, और मैसेज यही है कि देयर इज द अल्टीमेट रियलिटी इज डार्कनेस, इट्स नॉट लाइट। बाइबल में बोला है गॉड इज लाइट, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं गॉड इज लाइट। कैंडल्स जलाओ, हम कैंडल जलाते ही नहीं। इनफैक्ट हमें रात में भगवान के पास कैंडल नहीं जलानी है। तो लोग कहते हैं भगवान सो रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक बहुत ही बड़ा, देखिए ये सब चीजें बनाई क्यों गई, ये रिचुअल्स और ये स्टोरीज, महाभारत, रामायण, ये सब क्यों बनाए गए? उन लोगों को पता था कि तर्कवाद जो लोग हैं, तार्किक जो लोग हैं, जो साइंटिफिक माइंडसेट के लोग हैं, वो बहुत कम पैदा होने वाले हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो इतना तर्क नहीं देख सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए और मैसेज को, अब सोचो एक मैसेज होता कि रावण की नाभि पे वो मार दिया, तीर मार दिया, तो मैसेज ख़त्म हो जाता। लेकिन स्टोरी थी तो आज तक वो चल रहा है। तो बहुत ही दिमाग लगा लगा के ये सब चीज़ें करी गई। तो रात में ये सब जो है नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो इसका ये नहीं है कि भगवान सो रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि रात अल्टीमेट रियलिटी है। और जब रात है तब तुम बीच में डंडा मत करो, मतलब प्रकाश मत लाओ बीच में। रात है, रात्रि है, अंधकार है, तो अंधकार, अंतिम जो सत्य है वो अंधकार है। अंधकार से ये संसार निकला है, अंधकार में जाएगा। और जब अंधकार चल रहा हो तो अंधकार को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रकाशित क्षणों में आप अपना पूजा करिए, पाठ्यक्रम करिए। रात में जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद पूजा जो है वो अलाउड नहीं। और उसके पीछे एक पूरी स्टोरी बना दी है जिससे ये बेवकूफ़ों को वो स्टोरी पकड़ ले, और तर्कवाद जो है वो बहुत कम लोग पैदा होंगे तो वो थोड़े से वो देख पाएंगे। अल्टीमेट रियलिटी डार्कनेस है। लोग डार्कनेस से डरते हैं। अरे भैया, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, प्रकाश नहीं। बाइबल में बोला, क्रिश्चियनिटी में बोला गॉड इज लाइट। ठीक है भैया, पर लाइट टेम्पररी है, अनित्य है।
लाइट जो है वो नित्य है, अनित्य। तो ऐसा क्या है जो नित्य है? अंधकार। आज मैक्सिमम लोगों का जो फेवरेट कलर है वो अंधकार है, मतलब ब्लैक। क्यों? कुछ तो बात है ब्लैक में, कुछ तो है जो ब्लैक में है। प्रकाश जो है, यानी जो व्हाइट कलर है, वो संसार को डिनोट करता है, यानी भौतिक जगत को, जो कि झूठ है। और जो ब्लैक कलर है वो अंतिम क्षण है, अंतिम रियलिटी है। यानी सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, जब सूरज सारे खत्म हो जाएंगे, सारे सूर्य खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अंधकार बचेगा, लंबा अंधकार। उसी को काल बोला गया है। जब तक काल है तब तक स्पेस एंड टाइम है। जैसे ही वो खत्म हुआ, वहां से महाकाल लग जाएगा। और जब कुछ नहीं है तो सिर्फ एक अंतिम रियलिटी बचती है, वो है ब्रह्म। उसी ब्रह्म से महेश निकलता है। और जब विष्णु, यानी विश्व, जो विश्व, पूरा का पूरा विश्व है, यानी जो वर्ल्ड है, उसमें अणु, अणु मतलब एटम्स आ जाते हैं। यानी जब संसार, भौतिक जगत बनता है, उसको विष्णु बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव रियलिटी है, यानी जब प्रलय आ रही होती है तो उसको बोलते हैं महाकाल, या काल की रियलिटी आ गई। और उसके बाद सत्य का समय आता है, यानी जो सत्य था, ऊपर की झूठ की लेयर हट गई, बीच की, नीचे की सत्य की लेयर बची, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। और अगर आप युगों में भी देखें तो यही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कालीयुग। कलयुग में भी काली लगा हुआ है, क्योंकि ये एक अंतिम युग है जहां से पृथ्वी खत्म होगी। और जैसे ही पृथ्वी खत्म होगी, घोर कलयुग लगेगा। और इस घोर कलयुग को कोई वैसा नहीं है कि इट्स जस्ट एट काला युग। मतलब क्या? एवरीथिंग विल बिकम डार्क। अल्टीमेट जो रियलिटी, डिस्ट्रक्शन जो है वो है, वही बचेगा आखिरी में। मतलब डिस्ट्रक्शन इनएविटेबल है, होना ही होना, अटल है। तो अब आप कहोगे कि इसको ऑब्जर्व कैसे करें? आप देख लो ना, इसको ऑब्जर्व क्या करना है? क्या मुझे बताना पड़ेगा कि सूरज खत्म होता है, कि प्रकाश खत्म होगा? आप लोगों, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, सारी रियलिटीज खत्म होने वाली हैं। माइंड जो है इंसान का, वो ही पृथ्वी का विनाश करेगा, जो मन है। क्योंकि मन जो है वो बुद्धि को ओवर पावर कर लेगा, वो कर लिया है। और जितना ज़्यादा मन को फीड किया जाता है, उतना ही ज़्यादा क्रोध बढ़ता है। और जितना ज़्यादा क्रोध बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप जंगल काटोगे, अत्याचार करोगे लोगों पे, जानवरों को मारोगे। कोई सुन नहीं सकता, कोई कुछ मेरे धर्म के बारे में बोल दिया, तलवार लेके बाहर निकल गए, उनके धर्म निकल गए, मर रहे हैं आपस में। क्यों? मन इतना ज़्यादा क्रोधित है कि उनको बस बहाना चाहिए, उनको बस बहाना चाहिए कि उनके बिलीव को कोई कुछ बोले। अगर मन शांत होता तो कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे और बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो चीज़ 10,000 साल में होने वाली है वो 20,000 साल में होगी। बस ये होना ही होना है। हम सिर्फ थोड़ा टाइम आपको दे रहे हैं, कुछ मेडिटेशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ज्ञान दे दिया, तो हम आपको टाइम दे रहे हैं। अब टाइम से करो भैया, जो करना है। करोगे क्या उस टाइम का? तो
क्वेश्चन ये उठता है पूरा का पूरा, जो पूरा आखिरी में अगर आप देखेंगे, आखिरी में जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सीख हमेशा लेके जाओ कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ या कोई भी बता रहा होता है, कुछ भी बताता है, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या उसका वजूद है, क्या उसका अस्तित्व है। क्योंकि जिस दिन तुमने प्रत्यक्ष कर लिया उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा, उससे पहले समझ नहीं आएगा। और जो एक्सट्रीम रियलिटीज होती हैं, यानी जो एक्सट्रीम सटल रियलिटीज होती है, जो अति सूक्ष्म चीजें होती हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उनका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है और कनेक्ट किया जा सकता है डॉट्स को। जैसे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया भी नहीं था, उससे पहले ही पदार्थ 19th सेंचुरी में डिस्कवर हो गया, यानी एटम डिस्कवर हो गया था। जब टेलीस्कोप बना भी नहीं था तो बहुत पहले से हाइपोथेसिस चल रहे थे, अजम्पशंस चल रहे थे कि भाई हम या तो हम केंद्र पे हैं या तो पृथ्वी केंद्र पे है। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। पर देखा नहीं था, अजम्पशंस चल रहे थे। इनफैक्ट जब हमने पतंजलि को पढ़ा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पतंजलि योग सूत्र की PDF मिल जाएगी आपको आसानी से, आप पढ़ें उसको बैठ के कभी, अगर आपका ध्यान टिकता है तो उसमें इन 3 प्रमाणों की हमेशा बात हुई। मैं बार बार इसको लेके आता हूं जिससे आप लोगों की बुद्धि में घुसे। जब मैं मार्केटिंग फनल्स पे बना रहा था, काम कर रहा था, तो मैंने इन्हीं प्रमाणों का उपयोग करके अपने फनल्स को सक्सेसफुल किया। पतंजलि का बहुत बड़ा हाथ है मेरे अध्यात्म की रिसर्चेस में और भौतिक जगत की सफलता में। मैं आपको बताता हूं। दो 2020 में मेरे अंदर एक आग उठी कि अगर ऑब्जर्वेशन की पावर इतनी बड़ी है तो YouTube का एल्गोरिथम क्यों नहीं मैं ऑब्जर्व कर लूं और उसको हैक कर लूं, उसको हैक कर लूं YouTube के एल्गोरिथम को। पर मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैंने 6 महीने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। इन 2024 के बिगिनिंग में सेम कॉन्सेप्ट मैंने इंस्टाग्राम पे अप्लाई किया और इंस्टाग्राम को हैक कर लिया। आज मैं वीडियो डालता नहीं हूँ बिकॉज मुझे एडवर्टाइजिंग से इतना बेनिफिट हो जाता है, वीडियो जैसी घोंचू चीज़ों से मेरे को नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो नहीं। आप देखो, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे म्यूजिकल पार्ट पे, तो आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मेरे जो व्यूज़ हैं, आप देखेंगे अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो के व्यूज़ आए, घड़ा सारे व्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ? उसका रीज़न है। आपको लगता है कि अगर व्यू आपको हैक हो गया तो आपको डालना चाहिए और डालना चाहिए, मैं डालना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है वो है ही नहीं, वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, तो मैं वहाँ क्यों काम करूँ? सिंपल सी चीज़ है ना। जब रसल ब्रंसन क्या कहते हैं, फ्रैंक कर्न क्या कहते हैं, डैन कैनेडी क्या कहते हैं, कहते हैं ऑडियंस जो आपकी है उनसे बातें करो, लुल्लू पुंजू लोगों से बातें मत करो, ये लिबिर करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं आज, अगर आप बोलें आज ही मैं डालूं, अभी कल 50,000 व्यूज़ हो जाएंगे, और 50 क्या 1, 2 मिलियन, 3 मिलियन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी मैं जिज्ञासा भरता हूं उसमें। कैसे हुआ? ऑब्जर्वेशन से। यूट्यूब पे भी हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पे मैं अभी करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि उसका चक्कर यही है कि एल्गोरिथम को हैक करने के लिए एक एडिटर चाहिए। अच्छा
एडिटर को करने के लिए 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी देनी पड़ेगी। वो मैं द माइंड चैनल पे नहीं देना चाहता, और साथ ही साथ जो मेरा दूसरा चैनल है म्यूजिक, उस पर भी नहीं देना चाहता। क्यों दूं मैं, जब एडवर्टाइजिंग की पावर मेरे पास है? तो जब मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जिनके हाथ में पैसा है, तो मैं लुल्लू पुंजू लोगों के साथ क्यों काम करूं? जो लोग कभी जिंदगी में खरीदेंगे नहीं और आलोचना अलग करेंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो हवाबाज जो लोग होते हैं ना, वो सारे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हवाबाज हैं, कुछ 6-7 8-10 सब, जितना इनके पास पैसा है वो 1% होगा जितना रसल ब्रंसन के पास है, फ्रैंक कर्न के पास है। और ये कोई यूट्यूब पे नहीं है तो इनके व्यूज़ कितने आते हैं? 2000-3000। आप सोचो कि इनके व्यूज़ इतने कम क्यों आ रहे हैं? डैन कैनेडी का चैनल है, उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। फ्रैंक कर्न का चैनल, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते, और वो डाल रहे हैं बस। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन से आती है। तो कैसे आया, प्रत्यक्ष कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मार्केटिंग फनल्स पे काम करना चालू किया आज से 2 साल पहले, तो एक कहावत है मार्केटिंग में कि अपनी तरफ से जो लग रहा है सोच समझ के ऐड चला दो, और फिर उस एड्स को मार्केट को रिस्पॉन्ड करने दो। मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उस ऐड पे। और उसके बाद आपको एक ऐसा ऐड मिलेगा जिस ऐड को आप स्केल कर सकते हो। मोटा मोटा समझने की ये ज़रूरत है कि वो पतंजलि के अनुमान प्रमाण की बात कर रहे थे। यानी आप गैस करो, अपने बेस्ट गैसेस करो, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो। जो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए उसको ऑब्जर्व करो, और उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करो, उस पर्टिकुलर वन एक्सपेरिमेंट को। यानी अनुमान लगाने से प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ आप बढ़ते हो। और यही चीज किसी भी साइंटिफिक और इन्वेस्टिगेशन थ्योरी में भी दिखेगी आपको कि अनुमान लगाता है। शर्लॉक होम्स अनुमान लगा रहा है कि चोर यहां से आया होगा, यहां एंटर किया, बाइक ऐसे उठाया, लेके गया। सब कुछ अनुमान पे चलता है। द बेस्ट गेस, एवरी इन्वेस्टिगेशन हैज द एलिमेंट ऑफ द बेस्ट गेस। अगेन पतंजलि का सेकंड प्रमाण, अनुमान प्रमाण। और अनुमान कैसे लगाना है? बेस्ड ऑन व्हाट? आगम पे। मतलब जितनी भी थ्योरीज आ रखी हैं आज तक, उन सबको पढ़ डालो, हर एक का एंगल सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम दूसरों का एंगल सुनोगे, उन्होंने एक रिसर्च कर रखी है, 20-30 साल, 50 साल, 60 साल वो गए हैं मर के, वहाँ से चालू करो। वर्जन 10 से चालू करो, वर्जन 0 से नहीं, और वर्जन 11 बना दो। अब तुम वर्जन 0 से चालू करोगे और वर्जन 1 बना दोगे, तुम कहोगे मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ दिया। तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है, वर्जन 1 तो बहुत पहले ही आ चुका है। वर्जन 10 से चालू करो और वर्जन 11 बनाओ। जब मैं अपना ये मेडिकल का ये जो हमारा था को डिग्री में कर रहा था फिजियोथेरेपी, तो हमें इंटर्नशिप होती है हमारी 6 महीने की लास्ट में। उस 6 महीने में हमें थीसिस करना होता है, और थीसिस में कुछ ऐसा निकाल के लाना होता है जो आज से पहले कभी आया ना हो। पर उसको निकालने के लिए हमें आज तक की जितनी भी थीसिस है वो पढ़नी पड़ती है। इसको और बड़े लेवल पे जब करते हैं तो उसको पीएचडी बोलते हैं। पीएचडी मतलब आज तक जो कुछ भी आ रखा है आपके विषय पे वो पढ़ डालें, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि हाँ ये नया किया जा सकता है। मतलब डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर पैदा करें। बाप रे बाप, ये 2 चीजें बड़ी कमाल की है, डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर, और तीसरा ये 3 प्रमाण। अरे बाप रे बाप, आप पूरी दुनिया जीत लोगे। मार्केटिंग में ये कहा गया है, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी से ही क्यों ना हो,
सुनना ध्यान से, और ये यूएस की मार्केटिंग है, इंडियन मार्केटिंग नहीं। झोला छाप, पैम्फलेट बांटो, प्रमोशन। मैं झोला छाप मार्केटिंग की बातें नहीं कर रहा हूं। इंडियन मार्केटिंग में तो कुछ होता ही नहीं है। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करो, क्या करो, पैम्फलेट छपवाओ, होर्डिंग्स लगवाओ। ये सब मार्केटिंग नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं, प्रमोशन है। मैं यूएस की मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, जो साइकोलॉजी है मार्केटिंग, जो पूरा का पूरा वो है, मीट है मार्केटिंग का। उस मीट को सुनो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पता है क्या बोला? चाहे आप स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना कर रहे हो, आपको वहां भी डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर डालना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपके पास बैठेंगे ही नहीं। लोग कहेंगे ओशो का कॉपी है, संदीप का कॉपी, जबकि बात सत्य की हो रही है। बस मेरा एंगल डिफरेंट है, बात वही हो रही है, मेरा एंगल डिफरेंट है। उस एंगल को बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर। मेरे पढ़ाने का अंदाज अलग है, सोचने की क्षमता अलग है। मैं यूपी की भाषा में बात करता हूं, पहले मैं दिल्ली में बात करता था। क्यों? यही रीजन है, लोग अट्रैक्ट ही होते हैं डिफरेंशिएशन से। नहीं समझ में आएगा भैया, अरे भाई इस लेवल पे काम होते हैं ना, आपको पता ही नहीं है। हर तरफ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है, हर तरफ। लोग कहते हैं क्रिंज कंटेंट वायरल हो रहा है। अरे घोचू, वो डिफरेंट है। तुम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो और बैठे बैठे वही सेम चीज़ें करते रहते हो जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हारा वायरल नहीं होता। क्रिंज जो है वो वायरल होता है क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि वो वियर्ड है, कि वो क्रिंज है। वो इसलिए वायरल होता है क्योंकि वो डिफरेंट है। कि पुनीत सुपरस्टार आ गया, टट्टी में घूम रहा है, वो डिफरेंट है। हमारा वायरल नहीं होता। अरे गोचू, मैं बताऊंगा भी नहीं तुम्हें क्यों वायरल होता है, क्योंकि तुम जैसे लोगों को बताना भी नहीं है। वो तो मैं यहां पे बता देता हूं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, पॉडकास्ट में। नहीं तो तुम लोगों को तो मैं बता भी नहीं सकता। आई हेट म्यूजिशियंस, आई हैव ऑलवेज हेटेड दीज पीपल, आई नेवर लाइक देम। These people are so annoying and so arrogant. 99% म्यूजिशियंस को अगर सक्सेस मिल जाती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। मैं उनको कभी बता ही नहीं सकता, ये सब चीज़ें कभी नहीं बता सकता। मैं आज चाहूँ तो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मार्केटिंग फॉर म्यूजिशियंस। मैं कभी स्टार्ट नहीं करूँगा, सॉरी। मैं बता ही नहीं सकता कि मेरा इंस्टाग्राम कैसे वायरल हो रहा है, इसका क्या है वो। अरे जो करना है करो। सुन तो ठीक है, अभी सुन, अगर सुन इसमें से कुछ लोग होंगे म्यूजिशियन सुन रहे हैं तो ठीक है, अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं बताऊंगा, ना कभी सिखाऊंगा, क्योंकि तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो भाई, ये लोग लायक ही नहीं। आपको पता ही नहीं है मैं कितना प्रताड़ित हूं इन लोगों से, क्योंकि इनके साथ सीन क्या है ना कि इनको जरा सी कुछ मिल जाती है ना, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। अरे मैं नहीं अंगीठी में आग डाल सकता हूँ, पेट्रोल डाल सकता हूँ, सॉरी मैं नहीं दे सकता। मैंने डिस्कवर किया, मैं अपने तक ही रखूँगा, मैं नहीं बता सकता। इनको तो नहीं बताऊँगा कभी ज़िंदगी में, कभी ज़िंदगी में नहीं बताऊँगा। आई लव म्यूज़िक, आई लव सारेगामा पा धा नी सा, आई लव एवरीथिंग अबाउट। आई डोंट लाइक म्यूजिशियंस, दे हैव सम साइकोटिक बिहेवियर इनसाइड देम। These people are absolute emotional. They are so frustrated that they are, I can't tell. मैं कभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। 150 रुपए के लिए यही लोग लड़ाई करते हैं जैम पे। 150 रुपए के लिए लड़ाई हो रही है। मैं जैम पे बुलाता था, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ चलो। मैं जैम पे बुलाता था अपने म्यूजिशियंस को, अपने सारे बैंड को बुलाता था, और मेरे से एक दिन सब बोलते हैं कि मतलब कि आप बुला रहे हो, हम ट्रैवल करके आ रहे हैं और आप काम ही नहीं दे रहे हो। जबकि मैंने उनको कभी प्रॉमिस नहीं किया था। मैंने कहा था जब शो आएगा तो शो मिलेगा। जब मैं चालू कर रहा था, 2021 की बात है, और मैं शो देता था, महीने में एक देता था। तो ये क्या कहते थे, और ये इतने, आप सोचो सारे के सारे एक जैसे, सबके हाथ में एक एक कार है, सब कार से आते थे, और मेरे को क्या बोलते थे कि हम उतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो भाई? और मेट्रो से आ रहे हैं,
मेट्रो से आ रहे, वाह, तो 50-60 रुपये खर्च हो गए, तो उसमें भी मेरे को सुना दिया आके। ठीक है, मैंने इनको बहुत बार ऑब्जर्व किया, अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व किया, हर तरफ से ऑब्जर्व किया। मैंने आपको मैं कहानी बताता हूँ। हमारे बैंड में एक फीमेल सिंगर थी, तो मैं जब रखता था, मैं गोविंदपुरी में रखता था अपना जैम, दिल्ली में, वो मिड पड़ता था। मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बाइक राइड करके आता था 1 घंटे की गोविंदपुरी, और बहुत सारे लोग द्वारका से, पटेल नगर से, गुड़गांव से आते थे, क्योंकि वो बीच का पड़ता था। इन लोगों को 30-35 मिनट्स लगता था, मेरे को 45 मिनट्स लगता था। मैं क्यों रखता था? क्योंकि इन लोगों को ऐसा ना लगे कि पार्थ सिंह अपने घर के निकट रख रहा है, अपने घर के करीब रख रहा है जैम मतलब प्रैक्टिस सेशन जो होते थे हमारे। ठीक है भाई, तो मैंने नोएडा में रखना बंद कर दिया, मैं रखता ही नहीं था, मैं गोविंदपुरी में रखना चालू कर दिया। लोग कहते ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 45 मिनट राइड करके जा रहा हूँ जाम में फंस के, जबकि मेरे घर के बगल में जैम पैड है। मैं वहाँ पे बुला सकता हूँ, लेकिन नहीं बुलाता, क्योंकि इन लोगों को लगता है अरे अपना देखो कन्वीनियंस देख रहा है। यही सब तो प्रॉब्लम है इनके साथ। ठीक है, उसके बाद वही सेम लड़की ने अपना बैंड चालू किया, वही सेम लड़की ने, और द्वारका में रहती थी, और उसने कहाँ बैंड रखा? अपने घर के बगल में प्रैक्टिस सेशन। क्यों? क्योंकि अब हमारा बैंड चालू हो रहा है, तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जबकि उसको ऑब्जर्व करना चाहिए था कि मैं बीच में रखता था। इसको लीडरशिप क्वालिटीज बोलते हैं, कि सबका सोच के चलो, सिर्फ अपना मत सोचो। इतने मतलबी हैं ये लोग। और उसके बाद मेरे कुछ बहुत जिगरी फ्रेंड्स हैं बैंड्स में, तो वो भी गए साथ में वहाँ पे काम करने। तो उन्होंने कहा भैया मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, ये तो अपने हिसाब से करती है, बीच में रखा नहीं, सब लोग उधर से आ रहे। मैंने कहा और क्या, वो तो करेगी। 150-150 रुपए के लिए, 50-50 रुपए के लिए लड़ाई करते हैं, और 800-800 रुपए का गांजा फूकते हैं ये सब, और 50-50 रुपए के लिए जैम पे लड़ाई हो रही है कि हम नहीं देंगे जैम का पैसा, हम नहीं देंगे जैम का पैसा। कोई म्यूजिशियन ऊपर निकल जाता है तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं कि किसी को खंजर भोंकने का काम करते। खंजर, मैं 2013 में था, एंड आई वॉज सिटिंग विद ए स्क्रिप्ट राइटर इन दिस मुंबई। आपको विश्वास में बता सकता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर था, स्ट्रगलर था। मैं उसके 2013 में बैठा हुआ था अपने फ्लैट में, जब मैं मुंबई में स्ट्रगल करने गया था, तो मैं वहाँ बैठा था, वो भी था। तो उसने मेरे को पता है क्या बोला, कि भाई मैं इतना प्यार करता हूँ ना स्क्रिप्ट राइटिंग से, कि अगर मुझे किसी को खंजर भोंक के भी आगे बढ़ना हो ना, मैं बढ़ जाऊँगा। और ये ही होता है आर्टिस्ट लाइन में, ये साले खंजर भोंक के आगे बढ़ते हैं। इनको साला इतना ज़्यादा स्वार्थ है अपने इससे, अपनी आर्ट से, कि इनको संसार दिखता ही नहीं है, इनके अंदर मनुष्यता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर मनुष्यता नहीं है, उस व्यक्ति को मैं मनुष्य समझता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है वो पशु के समान है। इसीलिए मैं इनकी कोई हेल्प नहीं करता मैं, और मैं करूँगा ही नहीं। सिंपल है, क्लियर है। क्योंकि मैंने अगर हेल्प करी और तुम ऊपर बन गए, तो मुझे पता है कि तुम ऊपर से लोगों को थूकोगे, पेशाब करोगे ऊपर से, ऊपर पहुँच के। इसलिए मैं नहीं करता इनकी कोई हेल्प। मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, बस मैं जानता हूँ अच्छे से इनको, कि अगर मैंने 100 म्यूजिशियंस में 90 म्यूजिशियंस की हेल्प कर दी। मैं किस में हेल्प करता हूँ? मैं कोचिंग देता हूँ। हाँ, ये सुनना ध्यान से, मैं कोचिंग देता हूँ। मेरे पास क्लासेस हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, कोर्सेज लेते हैं, खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, बढ़िया चल रहा है सब। पढ़ाई मैं करता हूँ म्यूज़िक की, लेकिन बनाऊँगा नहीं तुम्हें मैं सिंगर। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली इंटेलिजेंट होंगे, नहीं तो इतने ये लोग बहुत ज़्यादा निर्दयी होते हैं भाई। मतलब ये लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आर्टिस्ट ऐसा चीज़ है ना, आर्टिस्ट अपने आर्ट से इतना प्यार करता है कि वो अपने आप को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आप अगर देखें, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, तो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, जितने भी बड़े बैंड आप देखेंगे, चाहे बीटल्स हो, यूफोरिया बैंड हो, या फिर ये वन डायरेक्शन बैंड हो, इंग्लिश बैंड में कोई बीटल्स हो, ईगल्स हो, कोई भी बैंड हो, कोई भी नया बैंड हो, ये वाला बैंड अभी कौन सा था वो, यूरोप बैंड, सारे बैंड टूट गए। क्यों टूटे?
क्योंकि तुम लोग के अंदर एटीट्यूड इश्यूज हैं। तुम लोग के पास जब पैसा आता है तो तुम लोग मनुष्यता को मल मूत्र के समान देखते हो और अपने आर्ट को उसमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। मुझे लगता है कि कोई आर्टिस्ट इतना सक्सेसफुल उसको नहीं करना चाहिए कि वो बैठ के ऊपर, जब वो ऊपर उठे तो दूसरे के ऊपर मूतने लगे, दूसरों को पेशाब करने लगे। ये मैं नहीं होने दे सकता, सॉरी, ये नहीं हो सकता। मैं उठूंगा और मेरा उठना ही है, ये लिखवा के रख लो। लेकिन जब मैं उठूंगा और आप मेरे से पूछोगे सर हम कैसे हुए, तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी, गलती हो जाएगी। और दूसरे क्षेत्र में बता दूंगा आपको मैं। आप मेरे से पूछो सर मैं ये करता हूँ, डॉक्टरी है या कुछ ये मतलब कुछ ये प्रोडक्ट है सर, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो मैं बता दूंगा क्योंकि वो ग्राउंडेड लोग होते हैं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, 4.5 साल 5 साल में पढ़ा हुआ हूँ। मैं उनके साथ भी उठा बैठा हूँ और मैं म्यूजिशियंस के साथ भी उठा बैठा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग जब मैं उनके साथ बैठता उठता था तो वो सबके बारे में सोचते थे, अपना भी सोचते थे, सबके बारे में सोचते थे। लेकिन जब इनके साथ रहो ना तो इनको ये लगता है, इनके पास खड़े हो जाओ। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो तो दूसरा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पता है क्या सोच रहा होगा आपके साथ, अरे मैं इससे अच्छा कीबोर्ड बजाता हूँ। अगर आप एक सिंगर और किसी सिंगर के साथ खड़े हो तो उसके अंदर आ जाएगा इमीडिएटली कि भाई मैं इससे अच्छा गाता हूँ, ये मेरे से अच्छा खराब गाता है, ये बेसुरा गाता है, मैं खराब गाता हूँ, मेरे ताल अच्छा है, मेरा ये अच्छा, मेरा वो अच्छा, मेरा ये अच्छा। अरे तो क्या हो गया, क्या उखाड़ दिया तुमने? गाते अच्छा हो तो गा, अच्छा रहे हो, सोनू निगम हो तो सोनू निगम ने क्या उखाड़ दिया, अरिजीत ने क्या उखाड़ दिया और तुमने क्या उखाड़ दिया? तुम ये बताओ। परेशान तो तुम वैसे भी हो। तुमको किसने बता दिया कि सक्सेस मिलने के बाद तुम इतना उड़ सकते हो? तुमको किसने बोल दिया सक्सेस मिलने के बाद तुमने दुनिया जीत ली? तुमको किसने कहा सक्सेस मिलने के बाद तुम बहुत खुश हो जाओगे? सक्सेस 2 कौड़ी की चीज होती है। जब तक पैर की जूती के नीचे रहे तब तक सही है, अगर सर पे चढ़ गई ना तो सबसे खराब जू होती है वो। तो तुमको किसने बोला? और अरिजीत को किसने बोला? और सोनू को किसने बोला? मैं सोनू निगम और अरिजीत सिंह को घमंडी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर उनके अंदर भी ये आता है तो यही जवाब उनके लिए भी होगा। लेकिन वो तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनके अंदर ये आएगा नहीं। तो इतने बुरे तरीके से म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियंस को प्रताड़ित करते हैं। ये है हालत म्यूजिशियंस की। आप सोचो, मनुष्यता है ही नहीं उनके लिए। उनके लिए उनकी आर्ट है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। भैया मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मैं नहीं बता सकता भैया, मैं कुछ नहीं बता सकता। आप मेरे से पूछो सर मैं ये करूं, मैंने नहीं बताऊंगा, करना ही नहीं। आप मुझे प्रोडक्ट कैसे करना है, ये करने का मैं बता दूंगा। फिजियोथेरेपी हो या क्लिनिक कैसे खोलनी है, यहाँ करना मैं बता दूंगा, मैं पूरा इसमें ज्ञान दूंगा आपको। लेकिन आप कहोगे सर मार्केटिंग कैसे करें, ये कर, नहीं हो सकता, सॉरी। और ना मैं कभी बुक लिखूंगा इस पर। मैंने सोचा था कि मैं लिखूंगा कि मार्केटिंग फॉर म्यूजिशियंस करके बुक लिखूंगा, और ये अच्छा डोमेन है, ब्लू ओशन है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं नहीं कर सकता यार। मैं मतलब ये लोग ना, इनको जरा सा ऊपर करो, इतना ज़्यादा ये लोग, अरे बाप रे बाप, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं लोग। इनको लगता है कि इनका तबला, इनका कीबोर्ड, इनका गिटार, इनका माइक, इनकी सिंगिंग, इनकी कंपोजिशन, इनकी लिरिक्स बहुत वैल्यूएबल है, और जब ये उसमें कुछ कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ये इनका घमंड होता है। 2 कौड़ी की चीज़ है ये सब। खैर, माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा टॉपिक से डिविएट हो गया। चलिए, सॉरी, टेक केयर, बाय।